नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का मॉक टेस्ट का ये हमारा सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम केवल एक सिंपली मॉक टेस्ट ये नहीं है, इसमें हमने हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। और ये इसलिए किया है ताकि ये रूरल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है कि इस मॉक टेस्ट में हमारे टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे और 14 क्वेश्चन में हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जो हमको रटने में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमको समझ के करने होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करने होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर रटे हुए होते हैं। जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो वो फिक्स न्यू दिल्ली है, उसमें कुछ भी हमको समझने वाली चीज नहीं है, केवल उसको याद करना है, लेकिन वो हमें याद अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डोरमेंट इन्वेस्टर्स आर दोज हु हैव नॉट ट्रांजैक्टेड फॉर प्रीवियस डैश मंथ्स। देखो दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं, एक डोरमेंट है और एक मंथ्स। डोरमेंट क्या होता है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है और उसकी आप एक इंस्टॉलमेंट हर महीने की आपकी जाती है, एक प्रीमियम हर महीने आपके बैंक से डिडक्ट होता है। अब मान लो आपके हर महीने 5,000 रुपए डिडक्ट हो रहे, 5,000 रुपए डिडक्ट हो रहे थे, हर महीने हो रहे थे, फिर किसी कारणवश अकाउंट में कुछ चेंजेस हो गए या आपके अकाउंट में फंड नहीं था, वट एवर जो भी रीजन था, उस रीजन की वजह से आपकी वो ट्रांजेक्शन रुक गई। अब वो ट्रांजेक्शन जब रुक गई तो वो 1 महीना रुकी, चलो कोई बात नहीं, 2 महीने रुकी, 3 महीने रुकी, तो ऐसे कितने महीने, 4, 5, 6, 7, 8 कितने महीने तक जो वो म्यूचुअल फंड है वो वेट करता है को डोरमेंट में डालने के। ठीक है, तो कितने मंथ्स होते हैं एक जब वो अकाउंट डोरमेंट खाते में चला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? और दोस्तों इसका आंसर है 6। तो देखो, डोरमेंट कोई भी खाता तब 6 महीने तक अगर उसकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी किसी भी कारण से, वो खाता डोरमेंट सूची में चला जाएगा। ठीक है, तो डोरमेंट कितने महीने के अंदर हो जाता है? 6 मंथ। तो ये याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एज पर सेबी गाइडलाइंस एवरी म्यूचुअल फंड स्कीम शुड हैव एटलीस्ट डैश इन्वेस्टर। अब देखो, ये क्या होता है, कोई भी एक नया म्यूचुअल फंड जब भी मार्केट में लॉन्च होता है तो सेबी कुछ गाइडलाइंस सेबी की हैं। उन गाइडलाइंस में से सेबी का ये है कि कोई भी नया म्यूचुअल फंड जब मार्केट में आएगा तो उसमें कम से कम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए? कम से कम इतने इन्वेस्टर तो होने ही चाहिए। तो वो कम से कम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? और इसका आंसर है 20। देखो, कभी भी कोई नया NFO आता है तो उस NFO में मिनिमम इन्वेस्टर होने चाहिए हमारे 20। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो इन्वेस्टर कैन हैव अ होल्डिंग ऑफ मोर देन डैश ऑफ अ स्कीम। देखो, पिछला क्वेश्चन क्या था कि मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिनिमम था वो 20, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब मैक्सिमम कितने भी इन्वेस्टर हो चुके हैं, लेकिन उसमें से कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड का टोटल जो स्कीम का फंड होगा उसका कितना परसेंट वो अपने पास होल्ड कर सकता। मान लो 100 रुपए का टोटल वैल्यू, 100 रुपए में से कितना वो अपने पास रख सकता। तो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 15%, तीसरा है 10% और चौथा है 25%। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? और इसका आंसर है 25%। 25% मैक्सिमम है, 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है कोई भी इन्वेस्टर इस किसी भी पर्टिकुलर स्कीम का, 25% से उसका ज्यादा नहीं होल्ड कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश ऑफ द यूनिट होल्डर कैन पास रिजोल्यूशन टू वाइंड अप अ स्कीम। अब देखो क्या होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसमें सारे इन्वेस्टर ने अपने पैसे लगा रखे, लेकिन किसी कारणवश वो पैसा, वो म्यूचुअल फंड, वो AMC सही से परफॉर्म नहीं कर रही, वो कुछ चीजें गड़बड़ कर रही और आप सब लोगों उससे परेशान हो चुके हैं। तो क्या होगा, जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं वो एक रिजोल्यूशन पास कर सकते। यूनिट होल्डर रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं क्या करने के लिए? वाइंड अप, उस स्कीम को खत्म करने के लिए। तो उसमें पास करने के लिए मतलब एक नंबर्स ऑफ जो यूनिट होल्डर्स है उनके सहमति होनी चाहिए, उनका सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो वो मैक्सिमम कितने होने चाहिए, वो कितने परसेंट होने चाहिए? तो इसका आंसर है 75%। ठीक है, 75% यूनिट होल्डर्स की सहमति होनी चाहिए उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को वाइंड अप करने के लिए, है ना। इसमें वाइंड अप वर्ड है, यूनिट होल्डर्स कितने होने चाहिए, रिजोल्यूशन क्या कर रहे हैं हम, वाइंड अप करने के लिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए 75%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोज्ड एंड, देखो इसमें ध्यान देना, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म द यूनिट शुड बी हेल्ड डैश। अब देखो दोस्तों, इसमें 3-4 वर्ड है, जैसे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? खरीदना बेचना, उसको ट्रेड कहते हैं। इधर से उधर हम जब
माल को या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या बेचते हैं। यूनिट्स ऑफ क्लोज एंड म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड कौन सा क्लोज एंड है, मतलब इसकी एक फिक्स मैच्योरिटी है, उससे पहले आप इसको क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर भी एक म्यूचुअल फंड का मतलब इस एक प्लेटफॉर्म है कि आप क्लोज एंड को भी सेल कर सकते हो, लेकिन वो कहाँ सेल कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। तो वो कह रहा है कि अगर आप उस क्लोज एंड म्यूचुअल फंड स्कीम को ट्रेड करना चाहते हो, बेचना या खरीदना चाह रहे हो, तो वो जो यूनिट्स है पर्टिकुलर क्लोज एंड की वो कहाँ होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इन द डीमेटेरियलाइज फॉर्म, सेकंड है एदर इन फिजिकल फॉर्म और इन डीमेट फॉर्म, और थर्ड है इन फिजिकल फॉर्म। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? और दोस्तों इसका आंसर है इन द डीमेटेरियलाइज फॉर्म। अब देखो डीमेटेरियलाइज फॉर्म, ये डीमेटेरियलाइज फॉर्म किस चीज से बना है? डीमेट। डीमेट आप सब लोगों को पता होगा, जो भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो शेयर्स जो होते हैं वो हमारे डीमेट फॉर्म में हो। जैसे हम बैंक में पैसा रखने के लिए हमें क्या होता है, होना चाहिए बैंक अकाउंट। ऐसे ही जब भी हम शेयर्स या अपने म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती हैं उसको रखने के लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन क्या है, जो ट्रेडिंग करने के लिए यूनिट्स को क्लोज एंड म्यूचुअल फंड की स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म, वो कहाँ होना चाहिए? डीमेट फॉर्म में। अगर हमारे हाथ में कागज में होगा तो नहीं बेच पाएंगे, ये दोनों में से किसी में नहीं, ऐसा नहीं हो। क्या होगा? डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए। इसमें डीमेट वर्ड से डीमेटेरियलाइज बना, कंफ्यूज नहीं होना है, डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अ गिल्ट फंड में कैरी हायर डैश रिस्क देन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गिल्ट फंड होता क्या है, तो हम आगे आपको समझाएंगे अभी इसी में गिल्ट फंड क्या होता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि एक गिल्ट फंड होता है उसमें हायर रिस्क होता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं उससे ज्यादा। अब हमें गिल्ट फंड क्या है नहीं पता है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंसंट्रेशन रिस्क, दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, तीसरा है ड्यूरेशन रिस्क और चौथा है क्रेडिट रिस्क। और इसका सही आंसर है दोस्तों इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गिल्ट फंड होता क्या। जब भी गिल्ट फंड लिखा हुआ है तो समझ लेना ये गवर्नमेंट फंड। सबसे पहले माइंड में बिना लाम लपेट के सीधा ये समझना है गिल्ट फंड की बात आ गई तो गवर्नमेंट का फंड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के फंड में दोस्तों सबसे पहले तो क्या है, क्रेडिट रिस्क हो ही नहीं सकता है। मतलब आपका पैसा, क्रेडिट रिस्क का मतलब कि पैसा आपने किसी को दिया और पैसा मारा गया, उसने डिफॉल्ट कर दिया, आपको दिया, तो क्रेडिट रिस्क का इसमें कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं। तो गिल्ट फंड क्या है? द गिल्ट फंड आर म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गिल्ट फंड वो फंड होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। दे आर प्रिफर्ड बाय रिस्क एवर्स, ठीक है, एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हु विश टू। देखो रिस्क एवर्स मतलब ये उनके लिए प्रिफर्ड किया जाता है जो रिस्क को टालना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, उन इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। सिक्योर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं। गिल्ट फंड इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये केवल गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रेडिट रिस्क। देखो हर बहुत सारे प्रकार के रिस्क होते हैं, तो उसमें से एक क्रेडिट रिस्क होता है सबसे ज्यादा, कि जिसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया और वो मारा गया। क्रेडिट रिस्क इसमें बिल्कुल ना के बराबर होता है, बल्कि इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड करते हैं अपने आप को क्रेडिट रिस्क। ये गिल्ट फंड करें। एडवांटेज क्या है? हेल्प इन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट में इन्वेस्ट होता है तो हमारा नुकसान होने का चांसेस कम होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं हो सकता है। टैक्स की जो हमारी देनदारी होती है उसमें हमको छूट मिलती है, ठीक है। आपकी जो पूंजी होती है वो सेफ होती है। गारंटेड रिटर्न होता है, ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक, हाँ एक चीज और, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें मेन रोल अदा करता है गिल्ट फंड में, और दूसरा इसमें गारंटेड रिटर्न होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। सबसे मेन चीज गिल्ट फंड मतलब गवर्नमेंट फंड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो रहा है? देखो क्या होता है इसका, अभी आपने जैसे पढ़ा इसमें फिक्स इनकम फंड, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या हो रहे हैं, अभी बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट रेट जैसे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो इसमें क्या होगा, हम लोन लेंगे तो महंगा मिले, लेकिन हमने एफडी आरडी की हुई तो उसमें भी हमको क्या है, रिटर्न ज्यादा मिले। तो इंटरेस्ट रेट का इसमें रिस्क है। अचानक से गवर्नमेंट ने कुछ रेट चेंज किए तो हमारा गिल्ट फंड में जो रिटर्न मिलने वाला है वो भी प्रभावित हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। आते ही आते हैं ये क्वेश्चन गिल्ट फंड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा? पहला है, आफ्टर इन्वेस्टिंग थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैन नॉट इन्वेस्ट थ्रू अनदर डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है एक बार आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेस्टमेंट करवा लिया अपना, तो उसके बाद आप किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जा सकते। ये पहला ऑप्शन है। क्या ये सही है? सेकंड है, आफ्टर इन्वेस्टिंग थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कैन नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली विद द फंड हाउस। अगर आपने मान लो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर लिया, करवा लिया, तो आप उसके बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्या ये सही है? और तीसरा है, इन्वेस्टर हैज राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर एट एनी टाइम एंड मैनी नंबर ऑफ टाइम। इसमें ये कह रहा है कि इन्वेस्टर जो है उसके पास अधिकार होता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बदलने का, 1000 बार चाहे वो चेंज कर सके, एनी टाइम किसी भी वक्त चेंज कर सकता है और कितनी बार भी बदल सकता है। इन तीन में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमको बताना है। और हमारा आंसर है
सी, मतलब इन्वेस्टर के पूरे अधिकार हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी टाइम बदल ले और कितनी भी बार वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वेस्टर के पूरे राइट्स हैं, वो एनी टाइम ऑफ नंबर डिस्ट्रीब्यूटर को बदल सकता है और किसी भी टाइम बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द कंप्लेंट ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर हैज नॉट बीन रिजॉल्व बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सी और ही कैन अप्रोच दी डैश। अगर कोई कंप्लेन करता है, म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर, कोई यूनिट होल्डर कंप्लेन कर रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, और वो कंप्लेन कहाँ करेगा, एसेट जहां उसने म्यूचुअल फंड खरीदा हुआ है, एएमसी के, लेकिन एएमसी उसकी बात को टाले जा रही है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं दे रही, तो उसके बाद वो कहाँ कंप्लेन करेगा। ए है कस्टोडियन, जो कस्टडी दे रहा है उसको करेगा, दूसरा आरबीआई को करेगा, तीसरा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को करेगा, या चौथा कंपनी लॉ बोर्ड को करेगा। तो इसका सही आंसर है सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को करेगा। सेबी को वो कंप्लेन करेगा उस पर्टिकुलर एएमसी की। क्वेश्चन 9 है दोस्तों, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन द डैश इज यूज इन डिटरमाइनिंग द एनएवी फॉर सेल रीपरचेज ट्रांजेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। दोस्तों ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है ना। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो गूगल पे या कुछ भी चीज, तो आपका एक टाइम दिखाता है वो कि इतने बज के इतने सेकंड इतने मिनट में ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो टाइम है उस ट्रांजैक्शन का, वो कहाँ से लेगा। तो पहला है टाइम एज पर द वेब सर्वर थ्रू विच सेल रिपर्चेज इंस्ट्रक्शन आर रूटेड। उस वेब सर्वर के जो टाइम होगा वो माना जाएगा। मान लो आपने गूगल पे किया, तो गूगल पे में जो टाइम होगा वो माना जाएगा, या आपके कंप्यूटर में जो टाइम चल रहा होगा या आपके मोबाइल में जो टाइम चल रहा होगा वो माना जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वेब सर्वर का टाइम ही माना जाएगा। मान लो आपके लैपटॉप में टाइम गलत चल रहा है, आपके लैपटॉप में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन आपके उसमें रात के 10 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, वो क्या सबके अलग अलग टाइम लेगा? नहीं, वो अपना जो सही टाइम होगा उसको लेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज प्रूवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इग्नोरेंस क्या होती है दोस्तों? प्रोटेक्शन और इग्नोरेंस में दो वर्ड है। इग्नोरेंस क्या होती है? हम कुछ चीजों को सही से पढ़ नहीं पाते, या ज्ञानता। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता, हमें नॉलेज नहीं है पूरे म्यूचुअल फंड, तो हमारे को क्या होगा, लॉस हो सकता है, हमारा पैसा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। उससे बचने के लिए हमारे को इन चार में से क्या करना चाहिए? तो पहला है हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर। हमारे को जो पोर्टफोलियो वो हाई पोर्टफोलियो का टर्नओवर वाला लेना चाहिए। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? हम अलग अलग जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, एक ही जगह नहीं डालते सारे पैसे को, उसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सी है इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हम केवल सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालते हैं, ठीक है, तो हम इग्नोरेंस गलती से भी बच जाएंगे। और डी है हाई क्रेडिट रिस्क, जो बिल्कुल जिनमें बहुत ज्यादा हाई क्रेडिट रिस्क हो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जगह आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम एक छोटा सा वीडियो बना के आपको डालेंगे। डाइवर्सिफिकेशन आपको अभी जो समझा देता हूँ वो ये होता है कि आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हो तो हम अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग जगह क्यों करते हैं? कि हमारा पैसा कहीं से ज्यादा रिटर्न आए, कहीं से कम आए, लेकिन एवरेज हमारी बनी रहे। अगर एक ही जगह डाल देंगे और वो लॉस में गया तो हमारा पूरा पैसा लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और डाइवर्सिफिकेशन हमको अच्छा रिटर्न भी देता है कि हमने कुछ पैसा गोल्ड में रखा, कुछ एफडी में रखा, कुछ रियल एस्टेट में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, म्यूचुअल फंड इन इंडिया आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन। जो म्यूचुअल फंड है इंडिया का, नॉट परमिट, वो परमिशन नहीं देता है इस वाली चीज में इन्वेस्ट करने का। तो पहला है ऑप्शन आर्ट। आर्ट मतलब आपने देखा होगा बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स होती हैं, है ना, वो आर्ट में आता है। दूसरा है गोल्ड, सोना। तीसरा है सिक्योरिटाइज डेब्ट। और चौथा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब जमीन या जमीन से जुड़ा हुआ। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए इसमें? और दोस्तों हमारा आंसर है आर्ट। देखो म्यूचुअल फंड, जो इंडियन म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्ट की अनुमति नहीं देता। किसमें? आर्ट में। हमारे म्यूचुअल फंड आर्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। कमोडिटीज। कमोडिटीज क्या होती है? कमोडिटीज होती है कच्चा माल जिनसे हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब कच्चा माल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, या गेहूं, चावल, दालें हो गई, ठीक है, या बिजली में चले जाओ तो एनर्जी के प्रोडक्ट्स हो गए हमारे, ठीक है, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गई, ये सब क्या है, कमोडिटीज में आते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कमोडिटी एज एन एसेट क्लास डू नॉट इंक्लूड। इंडिया में कमोडिटी में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। उसमें से कौन सा है? पहला एनर्जी प्रोडक्ट्स, दूसरा स्पाइसेस, तीसरा फाइबर और चौथा आर्ट। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों इसका?
और इसका आंसर है आर्ट। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था इंडिया में आर्ट में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कमोडिटी उसको कंसिडर ही नहीं करेगा आर्ट को। तो आर्ट कहीं पर भी आएगा, हमको आर्ट पे लगाना है अगर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 13, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर कंपनसेटेड बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइमरली थ्रू। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, अपने म्यूचुअल फंड को सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स हायर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं। लेकिन आप मान लो हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और किसी एएमसी से जुड़ गए, XYZ किसी भी एएमसी से जुड़ गए। अब उस एएमसी से जुड़ के अगर हम म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं तो उस सेल का हमको क्या मिल रहा है, कुछ कंपनसेट तो करेंगे ना। तो कंपनसेट कई चीजों के थ्रू होता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, ठीक है, एनुअल चार्जेस मिलते हैं, ठीक है, प्रॉफिट मिलता है, लॉस मिलता है। तो ये सब चीजें कंपनसेट करने का एक तरीका है। मतलब हमारा जो काम किया है उसके बदले में हमारा पैसे से हट जाना जो हमारे को मिला है वो है। इनमें से कौन सा हमको देती है एएमसी, सैलरी देती है, एनुअल फीस देती है, शेयर देती है या कमीशन देती है। और इसका सही आंसर है दोस्तों कमीशन। कोई भी म्यूचुअल फंड में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको जो एएमसी होती है वो कंपनसेट करती है थ्रू कमीशन, हमको कमीशन मिलेगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज मेड अप ऑफ। एक म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होती है वो किस चीज से बनती है, ठीक है। तो पहला है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैपिटल, जो एएमसी है उसकी पूंजी से ये बनती है। दूसरा ऑप्शन है पूल ऑफ इन्वेस्टर फंड, जितने भी उसमें इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड में उनके फंड से ये बनती है। चौथा है पूल ऑफ ट्रस्टी मनी, जो ट्रस्टी होता है म्यूचुअल फंड का उसके पैसे से बनती है। और इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है पूल ऑफ इन्वेस्टर फंड। जो भी इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड में है उन सब के पैसे से ये बनता है म्यूचुअल फंड बनता है, म्यूचुअल फंड की स्कीम बनती है, ठीक है। तो इसमें से पहले 4 क्वेश्चन और कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो रटने वाले हैं, हमको उनको रटना है, ठीक है। और बाकी ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।